एक टर्म्स आता है कभी कभी विशुद्ध, मतलब नेट राजकोषीय घाटा। क्लियर है? इसको समझना है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे नेट फिजिकल डिफिशिट की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो सिंपल सी बात करना है कि जो राजकोषीय घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, उसमें से जो राज्यों को ऋण दिया जा रहा है, जो राज्यों को ऋण दिया जा रहा है उसे घटा देना है। क्लियर है? कि मतलब राजकोषीय घाटा माइनस राज्यों को जो ऋण दिया गया, यही अपना क्या होगा, विशुद्ध रूप से राजकोषीय घाटा। क्योंकि ये जो चीज है मेरे भाई बाद में रिकवरी होगी। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में? तो हम कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा से अगर कुछ चीजें और घटाते चले जाते हैं तो हम और विशुद्ध रूप में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से विशुद्ध प्राथमिक राजकोषीय घाटा आ जाता है, उसमें से भी भाई राज्यों को जो ऋण दिया जा रहा है उसे हमें घटा देना है। इतनी बात समझ में आ गई? ये मेन मुद्दे थे दोस्तों इस चैप्टर के। अब एक मेन मुद्दा बचा हुआ है मेरे भाई, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, कैसा धन से संबंधित जो संबंध है उसको पढ़ना है। अब उसका निर्धारण कहीं ना कहीं कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो उसको हम पढ़ लेंगे। अब उसका पूरा पीडीएफ बना हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं और दिखा देता हूं, बता देता हूं, और इससे जो भी बजट में जो बातें हैं उसको दिखा देता हूं। आप लोग उसको तैयार कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी। ठीक है? अब देखिए, ध्यान से समझना है। अब देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना क्या है कि भाई राज्यों और केंद्र के बीच किस तरीके से वित्तीय वितरण है उसको समझना है, और उसमें क्या है जो सबसे मेजर रोल अदा करता है वो करता है वित्त आयोग, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत बताई गई थी। ठीक है? इसमें 1+4 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति कहीं न कहीं इसकी नियुक्ति करता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? अब देखिए इनका कार्य क्या है। कार्य अगर देखेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय वितरण को न्यायोचित करना है। रिजनेबल बातें वहां बतानी कि हाँ ये मिलना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए चीजें, यही इनका काम है। अन्य काम और भी दिए गए हैं, बाद में वो देख लेंगे। ठीक है? अभी इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? किस तरीके से वित्तीय वितरण होना चाहिए इनके बारे में, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में? ठीक है? अब देखो, अब आगे पढ़ेंगे, इसको समझ लेंगे। ठीक है? देखिए क्या है, इसके हिस्ट्री को भी पढ़ के देखेंगे भाई। ठीक है? वित्त आयोग की अवधारणा हमारे देश में संवैधानिक इतिहास में अंतर्निहित है। मतलब अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में कहीं कहीं बताया गया है। एक मायने में यह हमारे संविधान से भी कहीं अधिक पुरानी है। ठीक है? क्योंकि पहले से भी ये सारी बातें थी। संविधान सभा की बहसें केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी के तौर तरीके पर मतभेद और अंतर से भारी पड़ी है। ठीक है? भरी पड़ी है। ठीक है? कि मतलब संविधान सभा में इस बात को लेकर डिबेट हुआ था कि भाई इन दोनों के बीच जो रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से समझौता किया जाए, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इन्हीं की पृष्ठभूमि में 1949 में सी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में अंतरिम वित्त आयोग का गठन किया गया। मेरे भाई यही सबसे पहले वित्त आयोग अगर बात करेंगे कि देश के अंतर्गत, तो सी.डी. देशमुख के बारे में बात आनी चाहिए। ठीक है? और उसे केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे की जिम्मेवारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मेरे भाई क्लियर है? नहीं क्लियर है? सी.डी. देशमुख। ठीक है? अब देखो अगली बात क्या लिखा है कि वित्त आयोग का हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें जुड़ी हुई है उनको बता रहा है। लिख रहा है वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के से विनियमित होता है, मतलब रेगुलेट होता है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये बात बताया गया है, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ साथ केंद्र राज्यों के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट के तौर तरीके के साथ साथ विभाजन योग्य संसाधनों का नियमन करने वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है? अब अगली बात देखिए, अंतरिम आयोग के बाद 22 नवंबर 1951 को पहले वित्त आयोग का गठन किया गया और के.सी. नियोगी, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है? वो कहीं ना कहीं क्या था, अंतरिम, जो अंतरिम सरकार जैसे सितंबर 1946 में बनी थी। ठीक है? उसके तहत कहीं ना कहीं देखा गया था। और ये वाली मेरे भाई जो कहीं, अब देखो यार 1951 मतलब देश आजाद हो चुका है।
ठीक है, उसके बाद कोई वित्त मंत्री होगा, उसके बाद सब कुछ प्रॉपर चलने लगी होंगी। तो पहले वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, तो कब हुई? 1922 नवंबर 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया। तब से 15 वित्त आयोग गठन वो किए जा चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये जो टोटल में लिया हो ना मेरे भाई, ये टोटल लिया है, ये क्या नाम है, एनके सिंह जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अभी, उनके द्वारा लिखा हुआ है, पूरा स्टेटमेंट है सब कुछ। ठीक है, पीआईबी का है ये सब मैटर। अब ध्यान देना है, तो मतलब हमारा ये था कि कहीं से कोई भी गलती ना हो, इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए ध्यान में रख के ये चीज किया गया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं 4 प्रतिष्ठित सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता कर रहा हूं, एनके सिंह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे लिखा है कि 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को किया। 2021 से 26 के लिए राष्ट्रपति की पेश की गई इस रिपोर्ट के शीर्षक वित्त आयोग कोविड के दौर में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। सीधे पूछ लेगा कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसका शीर्षक क्या है। ठीक है, से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे वक्त जब देश की अर्थव्यवस्था महामारी से त्रस्त है, मतलब जो अपना कोविड आया उससे परेशान है, संसाधन सिमट कर रह गए हो, तो आयोग का कार्य कितना मुश्किल रहा होगा। इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2021 को संसद में प्रस्तुत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में ज्यादातर स्वीकार कर ली। मतलब कहीं न कहीं जो रिपोर्ट में बातें कही गई थी उसको संसद ने स्वीकार किया। अब देखिए, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 270, 275, 280 के अंतर्गत धनराशियों का अंतरण करता है और इन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्यों के बीच करों और राजस्व के ऊर्ध्वाधर, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और सभी राज्यों के बीच क्षैतिज। देखो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये वर्टिकल होगा। ठीक है, ये वर्टिकल होगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज ये, और ऊर्ध्वाधर मतलब ये। क्लियर है? ये गलत लिखा हुआ। देखिए पीआईबी में भी कभी कभी मिस्टेक आ ही जाती है, ध्यान से समझना। ऊर्ध्वाधर मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई वर्टिकल के बारे में बात करेगा, और राज्यों के बीच क्षैतिज की अगर बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करेगा। बंटवारे की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। अब ध्यान से समझना है, मेरे भाई। क्या है कि राज्य वर्टिकल क्या हुआ? ऐसे। ठीक है, अब वर्टिकल का मतलब ये है मेरे भाई कि यहां सब कुछ करो राज्य है और यहां केंद्र है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं राज्य की कंपैरिजन में। ठीक है, बात समझो यार। तो केंद्र और राज्य के बीच जो अंतर है इसको नॉर्मल करने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ बताएगा। और देखो, ये एक राज्य है, ये 2 राज्य है बी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य, कितने यूटी, ध्यान दे देना है, पेपर में पूछ लेगा। 28, 60 दिमाग में रख लेना है। अब मेरे भाई देखो, अब इनके बीच भी तो अंतर है, तो इसी को कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्तर पे जो अंतर है उसको भी खत्म करने का कार्य कहीं ना कहीं इसको सौंपा गया है। ठीक है, अब देखिए, उसे राज्यों के साथ साथ राजस्व बंटवारे के अध्ययन 15वें वित्त आयोग को एक अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी कि उसे राज्यों के साथ राजस्व के बंटवारे के अलावा विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता देने के राजकोषीय सिद्धांत की समीक्षा करने और उन पर टिप्पणी करने को कहा गया था। जो अनुदान दिया जा रहा है कि उस पर भी एक टिप्पणी करें, उस पर समीक्षा करें। ठीक है, आयोग को कार्य निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन पर विचार करने को कहा गया था, ताकि राज्य या स्थानीय सरकार को उनके प्रयासों के विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में समुचित स्तर पर मदद देकर प्रोत्साहित किया जा सके। तो कहीं न कहीं किसको, स्थानीय सरकारों को भी या राज्य को भी मदद देने की बात पे विचार करेगा। आयोग को सौंपा गया एक अन्य विचारणीय विषय प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण की सिफारिशें करने की प्रणाली का भी निर्धारण करना था। तो ये सारा पॉइंट पूछ सकता है कि क्या क्या जिम्मेवारी है, तो ये भी एक जिम्मेवारी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आयोग ने अपनी शुरुआत से ही अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक 2011 की जनगणना के उपयोग को लेकर था। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था ये मेरे, क्या बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि क्या है कि आज से पहले जो जनगणना के आंकड़े, मतलब देखेंगे क्या है कि जब बंटवारा किया जाता था ना राजस्व का, तो उसमें सबको वेटेज दिया गया। पहले 5 वेटेज थे, जैसे उसमें से एक जनसंख्या भी था, भूभाग क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से था। तो जो जनसंख्या था, जनसंख्या के आधार पर इतना परसेंटेज दिया जाता था। तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक थी, ठीक है,
जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक थी और उन्होंने लिमिटेशन का प्रोग्राम अगर बनाया मेरे भाई, समझो लिमिटेशन का प्रोग्राम बनाया, अब मतलब अपने यहाँ धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था करके जनसंख्या को कम करने की कोशिश की, शिक्षा कर देके, ठीक है, उसके लिए जागरूक करके। तो अगर उस जनसंख्या को पुराने आधार पर नहीं लिया जाएगा और आज के आधार पर लिया जा रहा है, तो दिक्कत क्या होती थी कि उन दोनों टाइमों के बीच उन्होंने अपनी जनसंख्या तो कम कर ली। अब उसके लिए उनकी जनसंख्या अगर कम है तो उनको कम पैसा वेटेज मिलेगा, उनके वेटेज कम मिलेगा। अब वेटेज कम मिलेगा तो पैसा कम मिलेगा मेरे भाई, समझ में आया? तो उनके लिए उन्होंने तो अच्छा काम किया कि जनसंख्या कम किया, ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें अगर दंडित किया जाएगा, उनको लगेगा कि ना अगर उनको पैसा कम कर दिया जाएगा तो भाई पेनाल्टी के तौर पे देखा जाएगा, तो बात गलत है। तो इस पे डिबेट हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था कर दी गई थी, अभी देखिएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को लेकर था। जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों की आशंका थी कि उन्हें लगता था कि अपने कुशल जनसांख्यिकीय प्रबंधन के बावजूद उन्हें दंडित किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपव्यय रक्षा निधि और कार निष्पादन प्रोत्साहन के कुछ मानदंडों के उपयोग को लेकर भी चुनौतियां थी, जिन्हें इस रिपोर्ट में उचित तरीके से निपटाया गया है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ये चैलेंजेस थे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अध्याय से समझना है, वित्त आयोग को संविधान में संतुलन कायम करने रखने वाला पहिया कहा जाता है, क्योंकि इनका गठन संघ और राज्यों के संसाधनों और खर्च के बीच संरचनागत और स्वाभाविक असंतुलन को सही करना है, मतलब कहीं न कहीं बैलेंस बनाने वाला संस्था है। इस असंतुलन को दूर करने से ही समुचित ऊर्ध्वाधर अंतरण की बुनियाद तैयार होती है, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर अंतरण दृष्टिकोण और तर्क, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको आपको समझ के पढ़ लेना है मेरे भाई, इसमें कुछ है नहीं। अब बात आपको मैं समझा चुका हूं कि ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊर्ध्वाधर मतलब केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, और अगर वर्टिकल की बारे में बात करेगा तो राज्य और राज्य के बीच किस तरीके से वो अंतर आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, होता क्या है, यहाँ एक बात ध्यान से समझना है, इसमें परसेंटेज वगैरह लिखा है देख लेना है, ठीक है, कुछ विशेष चीजें है नहीं, मुद्दा जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान से समझना यहाँ कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस अंतरण को 41% करने का मतलब क्या है कि केंद्र के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से 41% और 41% राज्यों को देना होगा। किसको देना होगा? राज्यों को देना होगा। ध्यान से समझो, ये जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत की गई। इससे पहले वाले की अगर बात करेंगे 14वां फाइनेंस कमीशन की, तो ये वैल्यू कहीं न कहीं 42%, कितनी थी? 42%। अब उसको कम किया गया, लेकिन क्यों कम किया गया मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना है। कहीं न कहीं अब देखो, पहले 29 राज्य थे, अब यूटीज में चेंज आया और राज्यों में चेंज आया। एक जम्मू कश्मीर राज्य को हटाया गया, कहीं कहीं यूटीज के अंतर्गत आया, और यूटीज के अंतर्गत आया तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आया कि नहीं आया मेरे भाई? क्लियर है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस राज्य के खर्च के लिए भी अलग से जिम्मेवारी है कि नहीं? ठीक है, 2 यूटीज बनी तो जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई। तो उसके लिए पहले इसे राज्य के तौर पर देखा जाता, तो राज्य के तौर पे इसे पैसा दिया जाता था, अब यूटीज के तौर पे दिया जाएगा। तो यूटीज का जो पैसा आएगा मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब बात समझो, लिखा हुआ है। अब देखो 41% करने की सिफारिश की है। इससे संसाधन का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी और उनमें स्थिरता बनाए रखी जा सकेगी, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। यह ऊर्ध्वाधर अंतरण हमारी पहली रिपोर्ट में अनुशंसित हिस्से और 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित किए गए संसाधनों के अनुरूप है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की तुलना में इस आयोग ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के बदले हुए दर्जे के मद्देनजर नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए करीब 1% का समायोजन किया गया है। ठीक है, क्योंकि अब इन प्रदेशों को संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार पर आ गई है। इस स्तर के ऊर्ध्वाधर अंतरण से जहां संघ को अपनी जिम्मेवारी पूरा करने का अवसर मिलेगा, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी मुक्त संसाधनों को उचित स्तर पर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो अगला पॉइंट हम पढ़ के समझेंगे क्षैतिज वितरण के बारे में, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम कहीं देखेंगे।
ठीक है, यहाँ मुद्दा है, उसको देख के समझ लेना है। करों का क्षैतिज आधार पर अंतरण आवश्यकता, समता और कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है। मतलब समता और दक्षता के बीच संतुलन कायम करना कोई आसान काम नहीं है। देश में व्यापक विविधताएं और राज्य विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं दोस्तों, ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसको लेकर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मुद्दा जो है ना, इसको हम आपको समझा देते हैं कि करों के क्षैतिज अंतरण के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए मानदंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो इसमें किन किन पैरामीटर को ये लिए हैं और इनको कितना वेटेज दिया गया, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब जानो, जैसे लिखा हुआ है जनसंख्या पहला, ठीक है, दूसरा क्षेत्र, ठीक है, मतलब 1 2, तीसरा वन एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, चौथा आय अंतराल जो इनकम में अंतर है, ठीक है। पांचवा जो अगर हम बात करेंगे तो कर एवं राजकोषीय प्रयास, ठीक है। छठवां इंपॉर्टेंट जो जनसांख्यिकी कार्य निष्पादन है। तो जो पहले ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब क्या है कि ये नया डाला गया, ठीक है। क्या डाला गया? जनसांख्यिकी कार्य निष्पादन, मतलब जनसंख्या के लिए, डेमोग्राफी के लिए आपने जो कार्य अच्छा किया है उसके लिए भी आपको वेटेज दिया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो जनसंख्या का जो 2011 की जनगणना को अब आधार बनाया गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले पुरानी जनसंख्या के आधार पे चीजें थी, ठीक है। तो ये नया बनाया गया। अगर यहाँ चेंज किया गया तो उस चेंज का किसी को घाटा ना हो, इसलिए जनसांख्यिकी कार्य निष्पादन को यहाँ पे जुड़ा गया, ठीक है। और उसे वेटेज कितना दिया गया? 12.5, 12.5 का वेटेज दिया गया। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो जनसंख्या का कितना है? 15 है, ठीक है। क्षेत्र मतलब एरिया के हिसाब से कितना दिया गया वेटेज? 15 दिया गया। वन एवं पारिस्थितिकी ध्यान देना है, अच्छे से समझना है, या मुद्दा ये है वन एवं पारिस्थितिकी को भी भाई 10% दिया गया है। ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हुआ। एक बात बताओ, वन अगर किसी राज्य में है, ठीक है, वन अगर किसी राज्य में है और सरकार की बहुत सारी राष्ट्रीय वन नीति चलती है और कहता है कि इतना प्रतिशत बचा के रखना है। क्लियर है? क्लियर है। अब कोई राज्य वन को अगर अपने यहां रख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं दे रहा। समझो बात को, मुद्दे को समझना है कि भाई वन काटेंगे तो वहां इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो वन को अगर वो बचा के रखा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवसर लागत उसकी जा रही है। क्लियर है? क्लियर। इंडस्ट्री लगाता तो उसे पैसा मिलता, उसे पैसा मिलने के साथ भाई क्या होता कि उस राज्य की जीडीपी बढ़ती। लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं लगा के बल्कि वन को बचा के रखा है, तो ये भी तो अच्छी बात है। नहीं तो हर राज्य कहीं ना कहीं होड़ में लग जाते, ठीक है। तो वनों को बचा के रखना है, तो इसके लिए भी प्रोत्साहन राशि कहीं ना कहीं देना है मेरे भाई। तो वन और पारिस्थितिकी जो है उसके लिए अगर कुछ बातें हैं तो उसको कितना कर रहा है? 10% भी वेटेज दिया गया है। तो इन पांचों छहों की जो 6 है, इन सबका नाम देख लेना मेरे भाई। आय अंतराल सबसे ज्यादा किस पे है? आय अंतराल, इनकम डिस्टेंस वाले देखो तो 45 है। अब कर एवं राजकोषीय प्रयास के आधार पर 2.5 है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है मेरे भाई? किन दोनों में बराबर है। वन एवं पारिस्थितिकी को कितना दिया गया है, साथ में जनसंख्या और कार्य निष्पादन के आधार पे क्या है। तो इंपॉर्टेंट है सर, इसको एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो आगे क्या है इसके अंतर्गत। अब देखो सरकार के द्वारा शर्तों के साथ कर्ज दिया गया है, ठीक है। इस पे क्या है कि ये प्रतिशत आपको याद रखना है, ठीक है। लिखा क्या है कि वित्त मंत्री ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में राज्यों को उन क्षेत्रों में सुधार के वास्ते एक बार फिर प्रेरित किया है जो नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने इस साल बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद का ध्यान देना, ठीक है। सकल राज्य घरेलू मतलब यहाँ क्या है कि उस राज्य की जो जीडीपी है उसको ध्यान में रखना, ठीक है, का 0.5% अतिरिक्त कर्ज प्रोत्साहन के रूप में मंजूर करने की घोषणा की है मेरे भाई। तो ये पेपर में पूछ सकता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए? नहीं समझ गए? बात समझ में? अब देखो अब अगला क्या है। अब देखो लिखा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में कि मतलब सरकार का व्यय क्या क्या है, किन किन तरीके से वो खर्च कर रहा है सरकार, ठीक है। अब इसमें पैसे का लिखा, जैसे पेंशन पे खर्च कर रहा है, रक्षा पे खर्च कर रहा है, प्रमुख सब्सिडियों में कितना पैसा खर्चा कर रहा है। तो ये देख लेना है इसमें कौन से अमाउंट में जाते हैं। ये तो पैसे के अंतर्गत दिया है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो बात है वो अगली आएगी, ठीक है। ये बात लिखा हुआ है कि बजट आर्थिक विकास के लिए संजीवनी, ये सारी बातें हैं। खैर मुद्दे की बात यहाँ है जो पेपर में पूछेगा।
अब देखिए एक नजर में केंद्रीय बजट 2021-22, इसमें प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। अब प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों देखे थे, दोनों दिया है। राजस्व एवं पूंजीगत खर्च दोनों दिए गए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट है घाटे के बारे में भी दिया गया है, या घाटे की प्रवृत्ति क्या है इसके बाद दिया गया। या देखिए प्रभावी राजस्व घाटा लिख रहा है, प्राथमिक घाटा लिख रहा है मेरे भाई। सारे घाटे को आपको समझाया जा चुका है, ठीक है। एक होता है वास्तविक बजट का अनुमान, संशोधित अनुमान, ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। यहाँ देख लेना है कि राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है, ये सब किसके निकलेंगे, जीडीपी के प्रतिशत में निकलेंगे। और राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, 6.8। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस बात को देख लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे भाई। कृपया करके इन सबको पढ़िए अच्छे, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।